टॉपिक है आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं। अभी हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत ऐसे सेक्शन कर रहे हैं जिन सेक्शंस का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए। ये अभी एक तरीके से कहिए कि आपको फैक्चुअल टाइप नॉलेज है और आपको ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान की उपशाखाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप ये चीज़ शायद हर एग्ज़ाम पे आते हैं, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम पे आते हैं। तो इसलिए आपको जीव विज्ञान की उपशाखाएं पढ़नी ही है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। मतलब जीव विज्ञान को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई शाखाओं में बांटा गया, कई ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना, और हर तरीके के जीव जंतु के लिए अलग अलग तरीके से अध्ययन किया गया। तो जहाँ पे लॉजी शब्द लगा हो वहाँ पे अध्ययन किया जाता है, और जहाँ पे कल्चर शब्द लगा हो वहाँ पे पालन किया जाता है। दोनों में अलग होगा। जैसे पिसीकल्चर, ठीक है। इख्तियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन पिसीकल्चर के अंतर्गत मछलियों का पालन किया जाएगा। तो जहाँ पे कल्चर शब्द लगा होगा वहाँ पे पालन से संबंधित चीज़ आएगी, और जहाँ पे एक होगा पालन और दूसरा होगा अध्ययन। ये दोनों को समझना है, इससे आपका बहुत इजी हो जाएगा पूरा। मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो पालन में कल्चर शब्द होगा और यहाँ पर अध्ययन शब्द होगा, ठीक है। कल्चर और अध्ययन, लॉजी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रम से आपको एक काम करना है। एक तरफ लिख लेना है शाखा का नाम और दूसरी तरफ लिख लेना है अध्ययन। बीच से पेज को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखिए शाखा का नाम कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, उसके तहत क्या अध्ययन किया जाता है, ये आप बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले अर्थियोलॉजी, अनर्थियोलॉजी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अनर्थियोलॉजी। अनर्थियोलॉजी। अनर्थियोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका? पक्षियों का। लिखिए पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत वंशगति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी के तहत तो पता ही है किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। नेक्स्ट है पेलियोबायोलॉजी। इसके तहत जीवाश्म का, पेलियोबायोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन, पेलियोबायोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट है, अब देखिए एक होता है, जितने भी आप देख रहे हैं ना, विश्व में हर जगह पे अलग अलग कल्चर है, संस्कृतियां हैं, है ना। विश्व में विभिन्न संस्कृतियां, भारत में ही बहुत सारी संस्कृतियां हैं, अलग अलग कल्चर हैं। स्थान के आधार पे भी कल्चर बदलते रहते हैं। देखते हैं ना, शादी विवाह के रीति रिवाज तक बदल जाते हैं। हर यहाँ पे कोई और रीति रिवाज है, कहीं पे कोई और रीति रिवाज है। तो कल्चर है, कल्चर का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। तो विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने को बोलते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के तहत करते हैं हम लोग विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन किसके तहत करते हैं? इथनोलॉजी के तहत करते हैं, इथनोलॉजी के तहत करते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक और शब्द होता है। एक होता है विशिष्ट, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एक होता है विभिन्न संस्कृतियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कि ये संस्कृति क्या है और ये संस्कृति क्या है। एक होता है एक ही संस्कृति का अध्ययन, यानी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, इसको बोलते हैं इथनोग्राफी। तो एक तरफ लिखे इथनोग्राफी, नहीं बन पा रहा, क्या हुआ? कन्फ्यूज़न हो गई? कंफ्यूज हो गए क्या? कैसे करना है?
बीच में उसको ग्राफ, बीच में लाइन एक डालिए और उसमें ऐसे देख लीजिए, दिखा दीजिए जिसके पास भी हो, ऐसे करके लिखना है। एक तरफ मैं जब बोलूं किसी जीव विज्ञान की शाखा को, उसका नाम लिखना है, उसके तहत जिसका अध्ययन किया जाता है उसका नाम लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब अगली बार जब बोलूं कि ये जीव विज्ञान की शाखा, इसके तहत ये अध्ययन, जैसे कि बोला मैंने इथनोग्राफी के तहत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथनोग्राफी के तहत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी के तहत हम किसका अध्ययन करते हैं? इथोलॉजी के तहत बताइए। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके तहत करते हैं? इथोलॉजी के तहत। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इथिक्स, आपके सिलेबस में भी आएगा। इथिक्स के तहत किसका अध्ययन करते हैं? नैतिकता, लिख लीजिए, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नैतिक आचार एवं कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इथिक्स के तहत, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी है। चौथा पेपर यूपीएससी में और पीसीएस में शायद जुड़ेगा, संभावना यही है जुड़ जाएगा, पता नहीं। 19 अगस्त को एग्ज़ाम लेना, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए, बच्चों को बता देना चाहिए इनको कि कब जो है इन्हें एग्ज़ाम लेना है, तो क्या सिलेबस होगा। इतनी कम से कम उत्तरदायित्व होना चाहिए एक आयोग का, ठीक है। कितने लाखों के लोग में क्रेजी हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं और आप अब सिलेबस ही नहीं दे रहे हो। काहे की तैयारी करें? तैयारी करना तो ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तो इथिक्स जुड़ेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। चौथे पेपर ग्रुप में इथिक्स जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो फ़ायदा ही है, क्या नुकसान क्या है। वह इतिहास भूगोल तो जुड़ना ही जुड़ना है, वो तो कभी हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो इथिक्स जुड़ जाए शायद। नेक्स्ट है आपका, अब इन तीनों में अंतर है, आप जानते भी होंगे। बायोनिक्स, बायोनिक्स के तहत किसका करते हैं बताइए? आगे लगा है बायोनिक्स, क्या होगा इसके तहत? लिखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य। बायोनिक्स के तहत जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र का प्रयोग, देखो एक चीज़ तो समझ लो, जो ये राइटिंग और जो स्पीड धीमी है, इसमें एक सबसे बड़ा हाथ इस चीज़ का है कि सुंदर नहीं दिखेगा, है ना। यही लगता है ना कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, सुंदर नहीं दिखेगा। सुंदरता का क्या रखोगे? आचार? कुछ नहीं होता, गति होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, इतनी स्पीड हो जाए जिसमें पढ़ पाए सामने वाला, खुद पढ़ पाओ। कोई बोले कि भैया क्या लिखे हो, तो बता दो कि यहाँ यही लिखा है, पता चला अपनी भाषा नहीं समझ में आई। तो सुंदरता से कुछ नहीं होगा, ये इमोशन से जुड़े हो ना कि अरे क्या गंदा हो रहा है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी, हटा दो, यूपीएससी है। इतनी स्पीड लानी पड़ेगी हाथों में, इतनी रफ्तार लानी पड़ेगी कि बिजली की तरह हाथ चले, मैं बोलूँ उधर लिख जाए, ठीक है। इतनी गति होनी चाहिए, यही गति पढ़ने भी चाहिए। मैंने एक दिन जो वर्कशॉप था उसमें बताया था कि पढ़ें कैसे, तो पढ़ने की गति भी चाहिए कि 30 मिनट में 35 मिनट में भी 1 घंटे में 20 पेज ख़त्म। पता चले इमोशनल उसमें भी हो गए, कुछ याद ही नहीं हो रहा, रट रहे हो। गिनती पाड़ा थोड़ा ना कि 500-600 बार उसी को पढ़ना है, तब कहीं जाके रटेगा, इतना सिलेबस है। तो इसलिए रफ्तार 2 चीज़ों की बढ़नी चाहिए, एक हाथ की और दूसरी दिमाग की। सातिर बनिए, सातिर आदमी होता है ना, जिसको कहते हैं हवा में भी पंख गिन लेता है, बताता है इतने पंख, पाँव गिन लेता है, इतना सातिर आदमी होता है। तो सातिर बनिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए आपकी, रफ्तार इतनी होनी चाहिए, बाजीराव बन जाइए। वो बाजीराव तलवार, उसकी तलवार की धार जो थी वैसे ही होना चाहिए आपकी कलम की धार। यूपीएससी उन्हीं का गेम है। अभी जो पेपर आया था यूपीएससी का 3 जून का, आधे ज़्यादा लोग पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए,
कल मेरी बात हो रही थी मुखर्जी नगर में बहुत सारे दोस्तों से, वो ये बता रहे थे, और जो कि 2 बार इस बार मेंस लिखा है, वो लोग ये बता रहे थे कि हम जो है लास्ट के 18 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन भरे हैं, इतना दबाव हो गया था, इतना बड़ा पेपर आ गया। इसमें यूपीएससी ये चेक कर रहा है कि आपका दिमाग कितना तेज है, कितना फास्टली आप पढ़ते हो। तो रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों में स्पीड होनी चाहिए, रीडिंग और राइटिंग दोनों में। इतना दिमाग को सुस्त मत बना दो, कुंद मत बना दो। दिमाग की गति बहुत तेज़ है, अपार ऊर्जा है, सेकंडों में अमेरिका पहुंच जाता है, ठीक है, बैठे बैठे सेकंडों में कुछ भी। अभी सेकंडों में जॉब पा लेगा, सेकंडों में सोचेगा मेरे पास लाल बत्ती है, आंखों में दिख रही होगी, अब बैठे भी होगे हो सकता है उसमें, तो वो तो चला जाता है, भविष्य में भी चला जाता है, प्राचीन काल में भी चला, भूतकाल में चला जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हो, आप उसे धीमा बनाने का कोशिश करते हो, उसे तेज बनाओ, गति दो, रफ्तार दो। जब आप तेज पढ़ोगे तो उसे मज़ा आता है, बोरियत नहीं होती है। कोई स्लो मोशन मूवी दे दी जाए तो क्या होगा, नहीं देखोगे, कहोगे यार क्या है, आधे घंटे में बोर हो गया, ठीक है। इसीलिए दिमाग भी आपका बोर हो जाता है, क्योंकि आप बहुत स्लो मोशन से काम करते हो। तेज़ी से काम करो, जितना तेज पढ़ोगे उतना ज़्यादा उसे मज़ा आएगा, क्योंकि उसकी गति इतनी है। देखिए टॉपिक मेरा कुछ और है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। ये चीज़ मुझको पढ़ानी चाहिए किसी और चीज़ में। एक सिद्धांत है दिमाग का कि दिमाग भटकेगा, ये सिद्धांत है। मन का सिद्धांत है कि मन भागेगा, दौड़ेगा, है सिद्धांत है। उसका भगवान ने, नेचर ने, ये प्रकृति बनाया है भटकने का, भागने का। किसी चीज़ पे भी लगाने का प्रयास करोगे वो भटकेगा, वो जाएगा। नेचर है, प्रकृति थोड़ा ना बदल जाएगी। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो। रुकेगा क्या? जिसका कुत्ते की पूंछ यदि टेढ़ी होती है तो टेढ़ी रहेगी, सीधी क्यों कर रहे हो? यदि मन भटक रहा है तो भटकने दो, उसको एक टॉपिक दे दो कि भैया ये टॉपिक है, इसमें भटक जितना भटकना हो। उसको एक टॉपिक दे दो कि भैया जीव विज्ञान की उपशाखाओं में भटक, कितना भटकेगा, भटक जा, कहाँ तक जाएगा, भाग जा, खूब भटक। तो दिमाग को आप डायरेक्शन दे दो, उसको एक टॉपिक दे दो। इतिहास में कोई टॉपिक दे दो कि आज प्राचीन काल के ऊपर भटक, ढूंढ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितना तुझे पता है। आप क्या कर रहे हो? नहीं, वहाँ नहीं जाना, इधर ही रहना है, यहीं पे बैठ, मैं देख पढ़ रहा हूँ, इतना ही समझ। वो नहीं कभी करेगा, उसका नेचर है, उसका लक्षण है। आप नेचर क्यों बदलना चाह रहे हो उसका? ठीक है, तो इसी वैज्ञानिक तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। तो जो तरीका बता रहा हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो एक टॉपिक दे दो उसे कि भैया ये टॉपिक है, आज इसी पे भागना है। उसको भी मज़ा, उसको तो मज़ा भागने में ही आता है ना, तो खूब भागेगा। रुकेगा क्या? आप कह रहे हो रुक जा, वो नहीं कभी रुकेगा। उसे भगाओ, अपने तरीके से भगाओ। कभी भी करके देखो इस चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम है, मैंने टॉपिक दे दिया कि महिलाओं का संबंधित प्रॉब्लम का उपाय कैसे करना चाहिए। दिमाग 50 चीज़ें लेकर आ जाएगा आपके पास कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और सोचना शुरू कर देगा। हो सकता है आपको कुछ पता ही ना हो उस पर, तो भी सोचेगा, दिमाग में जोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, उसको करो बेटा लौट के आ, वापस आ, पहले मेरे साथ बैठ, दिमाग लगाने का प्रयास कर रहे हो, वैसे में लग जाएगा अपने आप। तो सीख लो, ये तरीका है, इस तरीके से पढ़ा जाता है और इसी तरीके से गति दी जाती है। हाथों को कह दो कि अब लिखना है, कुछ भी हो जाए, छूटने नहीं पाएगा। अभी शुरुआत में गति धीमी होगी, ये निश्चित तौर पे शुरुआत में गति धीमी होगी, लेकिन आने वाले समय में अपने इम्प्रूवमेंट को देख के चमत्कृत हो जाओगे कि क्या गति बन गई। दर्द होगा, लेकिन वो दर्द सहनीय, बाद में मज़ा आएगा उस दर्द का। कम से कम कहीं नहीं तो मुझे एग्ज़ाम हॉल पे ज़रूर याद करोगे। यदि आपका पूरा पेपर याद तैयार होगा, पूरा पेपर लिखने की योग्यता रखते हो, तो 4000 वर्ड कैसे लिख दोगे, मज़ा आ जाएगा। हाँ, कल का पेपर हुआ 30 पेज, मतलब समझ रहे हो ना। एक पेज में यदि 100 वर्ड होते तो 30 पेज में 300 वर्ड हो गए, 3000 वर्ड हो गए, सॉरी 3000 वर्ड आप लिख के आए हो। नहीं होगा। हाँ, आप सही है ना। तो इलाज यही है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं सोचना, दिमाग में छूट रहा है, कुछ हो रहा है, उसको कहोगे लिखना पड़ेगा। मैं इसीलिए थोड़ा अभी गति धीमी है मेरी, ठीक है, तेज करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। 2 बार 3 बार बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यदि धीमे लिखवाने लगा, आदत धीमी की पड़ जाएगी, पता चला एग्जाम पे कुछ और हो रहा है, बोले धोखा कर दिया यार इन्होंने तो, है ना। तो इसलिए तेज़ लिखवाना मजबूरी है। इस मजबूरी को समझिए, आपके हित में है। यदि मैं तेज़ नहीं लिखवाऊंगा तो आने वाले समय में आप कुछ नहीं करोगे, पानी पी के गाली दोगे कि एक ऐसा आदमी जिसने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया।
इसलिए जो करवा रहा हूँ, बहुत लोग, आप लोग तो छोड़, ऑनलाइन वाले कहते हैं कि सर 18 बार तो वीडियो पॉज करते हैं कहते हैं सर रिमोट होना चाहिए इसके लिए, कि रिमोट ऑन करें फिर ऑफ करें, ऑन करें ऑन करें। मैंने कहा कि वीडियो के साथ चलो, छूट रहा है तो छूटने दो, दोबारा देख लेंगे, है ना। तो अभी यदि आपको लग रहा है छूट रहा, कुछ हो रहा है, वो अभी शुरुआती लक्षण है। थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद आप अपने आप इम्प्रूवमेंट देख के, हाँ लिखा नहीं है, ये भी समस्या है। लिखना तो अब इतना पड़ेगा कि हाथों में एक दिन ऐसा आएगा कि नस दिखाएंगे कि सर ये वाली नस तो मेरी गई, ठीक है। इसका उपाय क्या होगा? तो मैं यही कहूँगा कि डेली जो है इसमें तेल मालिश कर लिया कीजिए, शाम सुबह जो है इसका ज़्यादा ख्याल रखिए। अब ये आपका वो होता ना एकलव्य, उसका अंगूठा है ये काम आएगा हर जगह पे। और ये कहाँ गए अनिल जी? इन्होंने हाथ चेंज किया है अपना, दाहिने से लिखते थे, ढेबरे से लिखना शुरू किया है। लेकिन स्पीड, शुरुआत में तो स्पीड बहुत प्रॉब्लम थी, आज स्पीड बढ़ गई, है ना। जबकि हाथ चेंज करने के बाद यदि स्पीड बढ़ जाए तो ये अपने आप में बड़ा चमत्कार है। तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, पहला है ना। चलो, तो पहले पढ़े थे बायोनिक्स। बायोनिक्स का मतलब होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र में इसका प्रयोग। पूरा लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखे तो मुझे पता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग, ये है बायोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स, इसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन पढ़ते हैं बायोनोमिक्स के में। नेक्स्ट है बायोनोमी। बायोनोमी, इसमें जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं, लॉ ऑफ लाइफ। इसमें जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं, लॉ ऑफ लाइफ, है ना। नेक्स्ट बायोमेट्री। बायोमेट्री, इसके अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है पादप जीवाश्मों का अध्ययन हम करते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत, पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स प्लांट्स जो होते हैं, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट रेशम कीट के पालन का अध्ययन किसके तहत? ये तो बता ही दो। रेशम कीट होता है उसका पास, सेरीकल्चर, हाँ सेरीकल्चर। अब कल्चर चालू हो गया। सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन किसके तहत करते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर, पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के तहत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, घर पे होता है ना, शादी विवाह होता है, त्यौहार होता है, उसमें क्या करते हैं? फूलों की सजावट करते हैं। तो फूलों की सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन, जो सजावट के लिए फूल प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से फूल होते हैं जो सजावट के लिए? गेंदा का, कौन सा? ये ब्रेड क्या है? अच्छा वाइट रेड, सूरजमुखी, गेंदा, हाँ बहुत सारे होते हैं, बुके वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके कल्चर। नेक्स्ट है एक बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में, आयोग में आया था, उसमें जो है अलग अलग हमें देखना है। एक तो होता है कि फूलों की खेती, एक होता है फसलों की खेती, एक होता है फलों की खेती। खेती की बात कर रहे हैं। एक होता है फसलों की खेती, ठीक है। तो फसलों की खेती क्या, जैसे कि हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बागवानी। तो इसके ये क्या है? ये कृषि की विशेष पद्धति है जिसके तहत हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर के तहत फसलों की खेती की जाती है।
हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के तहत क्या करते हैं हम लोग, फसलों की खेती करते हैं, ठीक है। इसके बाद फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, है ना, ये लिखवा चुका हूँ मैं। फ्लोरिकल्चर क्या है, सजावट के काम में आने वाले, ठीक है। देखिए अब एक चीज़ समझते हैं, जब फसल की बात आती है तो थोड़ा सा बहुत बड़ा शब्द आ जाता है। फसल में तो सब आते हैं ना आपके, फसल में क्या नहीं आता, क्या फल नहीं आते, क्या सब्जी नहीं आती, क्या सब कुछ आता है फसल के उसमें। तो जो हॉर्टिकल्चर है इसमें कम्प्रहेंसिव सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन केवल पर्टिकुलर फलों की कृषि, केवल फलों की ही कृषि की जा रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग पोमोलॉजी। फलों की कृषि के लिए पोमोलॉजी, फलों की कृषि के लिए पोमोलॉजी, फूलों की कृषि के लिए फ्लोरिकल्चर। गलत नहीं है, एक ही चीज़ है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, सजावट में आने वाले उनका अध्ययन भी, और फ्लोरिकल्चर में दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। और एक होता है सब्जी की कृषि, सब्जी की कृषि ओलेरीकल्चर, 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 ये सब्जी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सब के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग होगा ये अलग अलग आपको जानना है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फलों के लिए पोमोलॉजी, और हॉर्टिकल्चर सब के लिए, बागवानी जितनी होती हैं बागवानी फसलें, उन सब के लिए हॉर्टिकल्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मछली पालन, किसके तहत, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मछली पालन। नेक्स्ट है अंगूर की खेती, विटीकल्चर, हाँ अंगूर की खेती विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती। शब्दकोश का संकलन किसके तहत किया जाता है, क्या बोलते हैं शब्दकोश के संकलन को, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, इसके तहत शब्दकोश का संकलन, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। नेक्स्ट है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करते हैं फिलालॉजी के तहत, फिलालॉजी, 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 फिलालॉजी के तहत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन, भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन, एंटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं तथा चित्रकला का अध्ययन, आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं तथा चित्रकला का अध्ययन, प्रतिमाओं तथा चित्रकला का अध्ययन। ठीक है, हो गया, कुछ छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, छूटेगा, टेंशन नहीं लेना, छूटेगा, छूटेगा, होता है, सबके साथ होता है। नेक्स्ट है बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर में आप जानते हैं ना केचुआ पालन, केचुआ पालन करते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, अर्थवर्म धरती से संबंधित जो कीट होते हैं ना, केचुआ, अर्थवर्म। इसके बाद एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी इसके तहत किसका अध्ययन करते हैं, आयोग से पूछा गया था, आयु, अच्छा, वृद्धों का अध्ययन, सही बात है, मुझे लगा आयोग का अध्ययन एक आयोग के अध्ययन के लिए भी होना चाहिए। वृद्धों के लिए जेरेंटोलॉजी, वृद्ध व्यक्तियों की वृद्धावस्था, उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। देखो वैज्ञानिक
एक प्रयोग कर रहे हैं, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा शरीर में क्या घटित होता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, चेहरे में सिकिन हो जाती है, कल के दिन हमारी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, चेहरा लटक जाएगा और हम बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है, वो उसका रीज़न पता करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसका रीज़न पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी दवा बनाएंगे कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे सुंदरता मर जाएगी। जवान रहेंगे अलग बात है, लेकिन सुंदरता मर जाएगी। एक चीज़ जो सतत बनी रहे आपके साथ, एक चीज़ जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा उसका स्वरूप बना रहे, क्या होगा, एक दिन बाद अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक ये कर रहे हैं, बहुत लोग इसका यूज भी करेंगे, इसका प्रयोग भी करेंगे, तो ये काम चल रहा है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स लिख चुके हैं शायद, लिख चुके हैं, जो लिख चुके हैं बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी के तहत कैंसर, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। आज हरियाणा वाला प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, बराबर में हो रहा है। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन होता है ना, शरीर में डेवलपमेंट में एक अंग विकसित हुआ एक नहीं हुआ, तो क्या कारण है, उसका अध्ययन इसके साथ करते हैं। टेरेटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी, हाँ, मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, बोन्स का अध्ययन। बोन्स की डेंसिटी क्या है ना, कौन सा पदार्थ की कमी है, ये सब चीज़ें, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी से पर्वतों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, ब्लड होता है ना, ब्लड की बात कर रहा है यहाँ पे। और जियोलॉजी, ये तो जानते ही है ना, मैंने पढ़ा है ना, जियोमॉर्फोलॉजी। क्या होता है जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। क्रस्ट, मेंटल कोर सब पढ़ा चुके हैं। क्रस्ट, जेरोलॉजी। नेक्स्ट सर्पेंटोलॉजी, सांपों का। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका, वही खाते हैं कि नहीं खाते, मछली है ना, मछली का सब खाते हैं। मछली कौन कहता नहीं खाते हैं, दवाई के रूप में खाते हैं। जैसे जिंदा नहीं खाई, उबाल के नहीं खाया, अचार बना के नहीं खाया, है ना लोग, लेकिन दवाओं में मछली का तेल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हाँ, उसका ऑयल आता है। नेक्स्ट एक आदमी है जिसको बड़ा शौक़ है कि वो डाक टिकट को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। डाक टिकट जानते हैं, अभी आप देखे नहीं होंगे, बहुत बड़े लोग होते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो उससे पूछो, बड़े जितने भी डाक टिकट है सबको इकट्ठा करके रखता है। इन लोगों को बोलते हैं, इनके लिए एक विशेष नाम दिया गया, नाम लिख लीजिए, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट, डाक टिकट जमा करने वाला, डाक टिकट का संग्रह करने वाला। हाँ, पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग और बहुत लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि स्कूलों में भी प्रोत्साहित किया जाता है कि डाक टिकटों को आप इकट्ठा कीजिए। बहुत प्राचीन काल के पता चला अकबर के ऊपर कोई डाक टिकट है, लोगों के पास वो भी है,
नए नए भी टिकट आते, लोग पैसे इकट्ठे करके रखते हैं। ठीक है, एक पूरा उनके पास, मेरा एक मित्र है उसके पास जो है पूरा प्राचीन काल से आदमी के, यहाँ तक कि आपको मुगल कालीन सिक्के तक मिल जाएंगे, पता नहीं किस म्यूजियम से चुरा के लाया था। तो ऐसे ऐसे भी होता है, लोग होते हैं, शौक़ है, ख़रीदते हैं लोग, ख़रीद लेते हैं, बोली लगा देते हैं। अभी ये था ना भाग गया, क्या नाम है, विजय माल्या, टीपू सुल्तान की तलवार की बोली लगाई थी इसने ब्रिटेन में। ब्रिटिश बहुत सारा सामान ले गए ना यहाँ से। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे म्यूज़ियम तो खंडहर हैं। म्यूज़ियम देखना तो ब्रिटेन जाइए, भारत का सामान वहाँ रखा है। सारा सामान हमारे इतिहासकारों को यदि इतिहास लिखना होता है तो ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं तो सारा सामान तो वो ले गए, जितना अच्छा अच्छा था वही था, जो स्क्रैप था वो यहाँ रख के चले गए, तो वहाँ के म्यूज़ियम पे रखा है। तो जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं विजय, अच्छी बात है। टीपू सुल्तान की नीलामी लगाए, करोड़ों में दुकान तलवार लेकर आए वो। ठीक है, लाना चाहिए, शौक़ था उनको। ठीक है, नेक्स्ट साइकोलॉजी। क्या हुआ, अनिल जी को बता दिया करे, वो भी हंस लिया करे। अभी भाई और दो लोग हंस रहे थे तो हम भी सोचे अब कुछ बताए तो हम भी बताएंगे नहीं तो हम जो सोशल सामान हमारे देश में यहाँ से जो गया उस सामान को कलेक्ट करके यहाँ पे हमारी क्यों लेकर आए, लेके आना था, उसको कौन लेके आए, हम नहीं लेकर आए। उसको कौन सा डिपार्टमेंट बहुत, कौन सा डिपार्टमेंट लेकर आएगा। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हो चुके हैं, क्यों लड़ाई करवाना चाहते हो। ऐसे तो जो ब्रिटिश की महारानी है उसका ताज देखा होगा, क्राउन, उसमें जो कोहिनूर हीरा रखा है भारत का है। अब कहो कि भैया अपना हीरा दो, हमारा अभी बात चर्चा चली थी बीच में, कोहिनूर रुपया वापस लाना है, पता चला भारत ब्रिटेन के संबंध सबसे युद्ध की स्थिति बन गई हीरा लाने के चक्कर में। ठीक है, नादिर शाह आके यहाँ से लेके गया था, भारत जा रहा है, मोदी जा रहे हैं, पूरा युद्ध था, साख संगर लाद के वायुसेना को भेजना है, जाओ हीरा लेके आओ, बम विस्फोट कराओ, पता चला तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया सामान लाने के चक्कर में। तो भैया जिसका जिसके पास पहुंच गया है वो अपने वैसी कीरा में ले गया। ठीक है, अब नहीं उसको मंगवाओ, जब इच्छा होगी। मोदी यही तो काम कर रहे हैं, यहाँ से एक छोटा सा सामान लेके, देखिए आपका छूट गया था, ये आप ले लीजिए, फिर वो भी वापस करता कि लीजिए आप भी गिफ्ट में ये ले लीजिए। साल लेके जाते हैं, दूसरा साल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक है, वो कल्चर जब वही दे दें। ऐसे तो ब्रिटेन में जो सुप्रीम कोर्ट अभी 2009 में बना, तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक 2.5 क्विंटल का है वो सोने का चक्र बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है भारत द्वारा सुप्रीम भेंट। कब दिया था भाई, हमारे पास खुद का है नहीं, खुद हम दुनिया से मंगाते हैं, 2.5 क्विंटल सोना आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसमें ऐसा है तो ठीक है, उन्होंने यहाँ शासन किया 200 साल, ले गए, ले जाने दीजिए। दिया भी किसने, लूटे भी कौन, आप ही। लक्षण ही ऐसे थे लूटने वाले। ठीक है, कोई भी आता लूट के ले जाता है, अभी भी तो यही चल रहा है, आज भी यही चल रहा है, आज भी लोग लूट रहे हैं। विजय माल्या लूटा, निकल लिया, नीरव मोदी वो भी लूटा, निकल लिया। उसके जाने के चक्कर में कितनों का पता था। जिस दिन नीरव मोदी यहाँ से भागा, स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत थी, जितने लोग शेयर लिए होंगे, अकेले दिवाली, वो भारत को दिवालिया नहीं, बहुत लोग दिवालिया बन गए। मेरा एक दोस्त था, वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत पैसा लगाया था, उसी समय ट्रेडिंग की थी उसने, पता चला 10 मिनट बाद दिवालिया बन गया। ठीक है, पूरा शेयर नीचे गिर गया। ठीक है, क्या इन सब की चर्चा करें। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केस चलवा रहे हैं आप। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई केस नहीं चल रहा। और केस क्यों चला है, वो सब झूठ है, वो सब भ्रम है। वो आरएसएस वाले थे, बीच में भ्रम उठा था कि हम लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सेंटिमेंट है। आपको बेवकूफ़ बनाने की कला है, जनता बेवकूफ़ बन भी जाती है। सिंपल सी बात, हम क्यों मांगे, मैंने आपको कोई गिफ्ट दे दिया या आप मेरे घर से कोई चीज़ ले गए, मैं आपसे मांगूंगा तो अच्छा लगेगा। अरे भारत का है, दुनिया जाके देखती है कि भारत का है। ठीक है, सब भारत के पास है, सब वापस आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, सब आ जाएगा। कैसे लेंगे, टूरिज़्म के रूप में। अपने हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इतना मजबूत बना देंगे कि ये लोग सब घूमने आएंगे और डॉलर दे के जाएंगे। जब डॉलर दे के जाएंगे तो बाकायदा उसकी कीमत हम वसूल लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम महंगा देते हैं इनको, 100 रुपये की चीज़ को 800 रुपये की देते हैं। ठीक है, सब वही है, पुराना हिसाब वही खाता, सब ऐसे लिया जा रहा है। ठीक है, चलो उसे जाने दो, उसके चक्कर में ना रहो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। साइकोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट हाइड्रोफोनिक्स।
हाइड्रोफोनिक्स, इसके तहत क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स के द्वारा मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। मृदा विहीन पादप संवर्धन, ये काम अभी मैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताता हूँ। ये काम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है कहाँ पे? जापान में। अब तो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं, मिट्टी में जैसे जो तत्व, पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक ऐसा घोल बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। जैसे कि कमरा है, इस कमरे में ही बहुत सारी रैक बना दी जाएंगी। भाई ज़मीन है कहाँ, ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। तो ये जापान में बहुत बड़े स्तर पे होता है, वहाँ बड़ी बड़े प्लांट बने होते हैं। उन प्लांट में हाइड्रोपोनिक्स का काम चल रहा होता है। उसमें क्या करते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और पौधों को वहाँ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, उसी में नाइट्रोजन मिला देंगे। जो भी पोषक तत्व जो ज़मीन से पौधे को प्राप्त होते हैं, एक लिक्विड से प्राप्त होंगे और उसमें वो पौधे पैदा होते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, मतलब मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स के तहत किया जाता है ये काम। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को हो जाती है। होती कि नहीं होती लिथोट्रिप्सी? क्या है डॉक्टर साहब, क्या है? नहीं पता। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम पे सबको दिक्कत होती है। आप लोगों ने शायद अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराया हो, आपको भी हो, भगवान करे ना हो। पथरी, स्टोन्स सबके साथ, अब भाई ये खान पान ऐसा है। तो पथरी जो होती है, तो एक तो पथरी होती है गुर्दे वाली, एक होती है पित्ताशय की। तो लिथोट्रिप्सी के द्वारा क्या किया जाता है, लेज़र के माध्यम से पथरी को तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी में लिखिए, गुर्दे की पथरी को विकिरण द्वारा तोड़ना। गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में जो भी पथरी है सबको तोड़ देते हैं इससे। ठीक है, विकिरण द्वारा, यानी कि विकिरण का मतलब यही है, वही। ठीक है, उसके द्वारा तोड़ना। तो हो गया आपका, ये जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, इतने से ही काम चल जाएगा। ऐसे लिखाना चाहूँ तो वनस्पति विज्ञान की कम से कम 1008 शाखाएँ हैं। ठीक है, तो उतना सब पढ़ना नहीं है। हम बहुत सिलेक्टिव पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है लगातार। उतने ही सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उतने से हमारा काम बन जाएगा। और ज़्यादा कुछ आ रहा होगा तो वो जो मैंने बताया ना 20% क्वेश्चन छोड़ के आना है, उसी लिस्ट में रखना है, बाकी छोड़ देंगे। हर क्वेश्चन थोड़ा ना करके आना है हमें, कुछ छोड़ने के लिए भी रखना है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि कुछ छोड़ भी सके। पता सब पढ़ के चले गए आप, पीटी में ही टॉप कर गए, तो पीटी में टॉप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया आपका जीव विज्ञान की उपशाखा है।